अरे इस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए हम लोग रोज़ की तरह आज टेस्ट की शुरुआत करते हैं। देखिएगा टेस्ट में पहला क्वेश्चन आपके सामने है। किसी दर्पण इतनी बार क्वेश्चन आ जाएगा ये, मतलब आप लोग को आप लोग को ऐसा भी लगता होगा कि क्वेश्चन रिपीट होता है, लेकिन मैं बताऊं आपके एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखेंगे हम। तो किसी दर्पण के सामने कितनी दूरी पर खड़े हो कि जिसका उसका प्रतिबिंब सदैव सीधा बने प्रतीत होता हो। तो ये दर्पण है, मतलब कह रहा है कि कोई दर्पण है सामने, और दर्पण के सामने हम चाहे कहीं भी खड़े हो जाएं। ये दर्पण है, मान लीजिए इस दर्पण के सामने हम चाहे यहाँ पे खड़े हों चाहे कहीं पर खड़े हों, लेकिन उसका प्रतिबिंब सदैव सदैव बनेगा कैसा? सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो वह दर्पण हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन पर अगर आप जाएंगे तो समतल दर्पण जो होता है उसे सदैव सीधे प्रतिबिंब बनते हैं, ये बात सही है। ये बात तो क्लियर हो गई सबको। एक तो पहली बात, समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव 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 क्या बनते हैं? सीधा बनते हैं। समतल दर्पण के साथ साथ उसका एक भाई आएगा, किसका? गोली दर्पण। क्योंकि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और एक कौन सा? गोली दर्पण। और गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण एक अवतल दर्पण। तो एक बात समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर बातें जो समझ मानिए। कोई समतल दर्पण के द्वारा तो प्रतिबिंब बनेगा, तो केवल समतल हो सकता है। लेकिन याद उसकी आती है किसकी? उत्तल और अवतल। तो उत्तल अवतल में अगर देखेंगे तो आप उत्तल दर्पण से भी बनता है। इसका मतलब ये आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। तब अब बात ये होगा कि केवल उत्तल, देखो उत्तल से भी बनता है समतल से भी बनता है, तो दोनों ऑप्शन मिला करके जिसमें रहेंगे, जैसे ये वाला ऑप्शन, ये वाला सही हो गया। तो कहने का मतलब इसका सही उत्तर, देखो इतने अच्छे क्वेश्चन है, इतने बढ़िया क्वेश्चन है कि भाई कौन सा, देखो दोनों दर्पण के द्वारा समतल और तथा अथवा उत्तल दोनों दर्पण से प्रतिबिंब सदैव सीधा बनते हैं भाई, सदैव सीधा बनते हैं। फर्क ये है कि समतल दर्पण से जो होता है बराबर बनता है और उत्तल दर्पण से होता है छोटा बनता है। ये बात ध्यान रखिए। इस समतल दर्पण जो होता है इससे सदैव क्या होता है, ये इससे समान पर जितना बड़ा होगा बराबर बनेगा। जितना बड़ा वस्तु होता है उतना बड़ा बनता है प्रतिबिंब, लेकिन उत्तल दर्पण में सदैव छोटा बनता है। सदैव क्या बनेगा? छोटा बनता है। ये दोनों बातें याद रखिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समतल दर्पण के सामने अगर 10 सेमी की दूरी पर आप खड़े हो, खड़े वस्तु के रखी हुई वस्तु की लंबाई अगर 12 सेमी है, तो दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई कितना होगा? ये अगर आप समझते समतल दर्पण है तो भाई यार समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ये बारे में बार बार बोली गई है कि समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो चाहे जितनी बड़ी वस्तु ले लो, प्रतिबिंब तो उतना ही बड़ा बनेगा भाई। तो आंसर इसका कौन सही हो गया? अब सभी लोग लिख रहे हैं, हाँ सभी लोग का आंसर सही आ रहा है। इसका आंसर कौन सही है? 12 सही है। 12 से में इसका राइट आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, किसके कारण? किसके कारण होती है? किसी चालक में विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वह किसके द्वारा होता है? तो किसी चालक में विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वह किसके द्वारा? यह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आइए। कारण निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को सही निरूपित करता है? विद्युत शक्ति को सही निरूपित कौन करेगा? देखिएगा विद्युत शक्ति के लिए हम लोग बात करेंगे कि विद्युत शक्ति के लिए कौन सा निरूपित करेगा। तो विद्युत शक्ति के लिए कौन सा सही है? विद्युत शक्ति का हम लोगों ने फार्मूला बताया था कि P बराबर होता है VI स्क्वायर RT। उसके बाद नहीं I स्क्वायर R जो, सॉरी एक मिनट, हाँ यहाँ पर T हटा दो, हाँ I स्क्वायर R बराबर होता है V स्क्वायर बटे क्या करेंगे? R करेंगे। तो इसमें से अच्छा हाँ, विद्युत शक्ति का निरूपित सही पद कौन सा है?
तो यदि आप देखेंगे, देखो इसमें से तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, इसमें से बताइए कौन सही है। तो बात ये करेंगे, यहाँ पर देखो ये वाला मैच कर रहा है, ये वाला देखिएगा, ये वाला मैच कर रहा है किसके साथ, इसके साथ मैच कर रहा है, मतलब इसका ये भी आंसर गलत है। तो आप इसमें ये वाला आंसर क्या है, सही है, मतलब तीसरा आंसर सही होगा ना। इसका सही उत्तर कौन हो गया, तीसरा वाला हो गया। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस के फोकस में परिवर्तन किया जाता है, किसके द्वारा परिवर्तन। आप सुने होंगे पश्चिमाभि, मतलब फोकस दूरी को घटाने और बढ़ाने की जो बात होती है, समंजन क्षमता जिसे कहते हैं, मतलब लेंस के फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाएगा। जो आदमी मतलब हम लोग हैं जैसे, तो अपने फोकस दूरी को घटाते बढ़ाते हैं, वो किसके द्वारा, वो कौन सा ऐसा है। देखिए पुतली के द्वारा, दृष्टिपटल के द्वारा, परितारिका के द्वारा, पश्चिमाभि के द्वारा, किसके द्वारा हम अपनी फोकस दूरी को घटाते बढ़ाने का काम करते हैं हम, तो पश्चिमाभि के द्वारा। आप डेली टेस्ट में कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे लल्ला। ये पश्चिमाभि के द्वारा क्या होता है, देखो ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा था लल्ला, इस बात को समझिए, पश्चिमाभि द्वारा। चलो अगले क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित में कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन लल्ला, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वेबर पर मीटर के स्क्वायर, टेस्ला, गॉस, न्यूटन पर एम्पियर। एक जो गलत हो गया है, ये नहीं है, कौन सा गलती है वही पकड़ना। अच्छा ठीक है, कह रहा है कि वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला, गॉस, न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। तो इसका सही उत्तर जल्दी से आप लोग लगा लीजिए। अगर यहाँ पर ये भी तो है, ये भी है, ये भी है, फर्क ये है इसमें से, अगर ये बात होता न्यूटन पर एम्पियर और मीटर, तब हो जाता कौन, तब ये भी सही हो जाता, लेकिन यही गलत है। न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर का, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर एम्पियर मीटर होना चाहिए था। अगर एम्पियर मीटर होता तो ये भी क्या होता, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बन जाता। लेकिन मैं कह रहा कि इसमें से चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, इसमें यही उत्तर क्या है, सही है, यही नहीं है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसका जो ये वाला आंसर है ये सही है। चलो भाई, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये सब बातें आपको समझ में आई होगी। आगे हम लोग चलेंगे, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से किसी लंबे वैद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही 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 क्या है वर्णन किया गया है, क्या सही वर्णन करता है। तो सही वर्णन कौन करेगा, देखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तार के लंबवत होती हैं। अच्छा, दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तार के समांतर होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दृष्टि के अक्षीय होती हैं, जिसका उद्भव तार से होता है। चुंबकीय क्षेत्र की संकृति क्षेत्र रेखाओं के केंद्र तार होता है। भाई इसमें से हम लोग पहले इस ऑप्शन को सभी को पढ़िए ध्यान से, और ऑप्शन को पढ़ते हुए उसके सही आंसर को दीजिए। चल भाई, इसमें जो चौथा आंसर दिख रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के संकीर्णित क्षेत्र रेखाओं का केंद्र होता है, इसका सही उत्तर कौन सा हो गया लला, इसका सही उत्तर चौथा हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बारे में बात करेंगे, यह नीचे दी गई अभिक्रियाओं में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो देखो शीशा अपचयित हो रहा है, आप ध्यान से देखिए, पहले शीशा पहले वहां पर था क्या, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में था, अब यहाँ ऑक्सीजन से अलग हो गया है, ये पहले ऑक्सीजन में था। अगर अब ये ऑक्सीजन से ये बन रहा कौन सा, ये क्या बन रहा, पीवी बन रहा, मतलब यहाँ से इसका ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। भाई अगर किस इसका अपचयन हो रहा है, पीवी शीशा का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यदि शीशा का अपचयन हो रहा है, तो मतलब पहला ऑप्शन का बोल रहा है कि शीशा अपचयित हो रहा है, नहीं ऑक्सीकृत हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। इसमें से कह रहा है कि पहला कथन जो है, पहला कथन ही गलत है। इसमें कह रहा है कौन सा कथन गलत है, तो इसमें देखेंगे ध्यान से, तो ए वाला क्या है, कथन गलत है। ठीक है, अपचयित नहीं हो रहा है, ठीक है, ये जो है ये ऑक्सीकृत हो रहा है। अपचयन को उल्टा लिखते हैं हम लोग, ऑक्सीकृत। तो अब देखिएगा ये जो होगा शीशा अपचयित हो रहा है, गलत हो गया। आगे जो लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है,
नहीं नहीं, उपचयित, उपचयित कौन हो रहा है? ये देखो शीशा उपचयित हो रहा है। एक मिनट रुको, पहले मैंने गलत बोला शायद। क्या बोलेंगे? शीशा जो है उपचयित हो रहा है। उपचयित, उपचयित का मतलब जानते हो? उपचयित का मतलब अपचयन का होना। अपचयन देखो, शीशा पहले यहाँ पर ऑक्सीजन है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन दूर भाग रहा है, इसका क्या हो रहा है? यह एक उपचयित हो रही है, मतलब यह अपचयन की क्रिया हो रही है। अपचयन को उपचयित बोलते हैं भाई, इसको ध्यान रखना, कंफ्यूजन हो जाएगी। उपचयित हो रहा है, बस आपको कुछ नहीं करना, उसमें आपको ऑक्सीकरण और अपचयन पर आधारित क्वेश्चन है। ध्यान रखना है, ऑक्सीकरण को और अपचयन को उपचयित बोलते हैं और ऑक्सीकरण को अपचयित बोलते हैं। ठीक है, चलो इसके आगे हम लोग लिखेंगे क्या, कि अब देखिएगा इसके आगे हम लोग बात कर पाएंगे कि कार्बन अपचयित हो रहा है। चलो भाई, कार्बन अपचयित हो रहा है। देखो कार्बन यहाँ पर है, अब कार्बन क्या हो रहा है कि कार्बन हमारे पास यहाँ है, कार्बन से चला कौन? अब देखो कार्बन जुड़ रहा है, मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑक्सीकरण हो रहा है तो इस कार्बन की क्रिया को बोलेंगे अपचयित हो रहा है। अब यहाँ लिखा उपचयित हो रहा है, मतलब आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये पहली जो क्रिया दी है ना, सी वाला भी गलत हो रहा है। दोनों गलत दे दिया है। सी वाला क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। मतलब ये आप अगर ध्यान से देखेंगे, सी वाले क्या हो रहा है? सी वाले में ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण को बोलना चाहिए अपचयित, और लेकिन उपचयित बोला है, अपचयन हो रहा है। नहीं, अपचयन कहाँ हो रहा है? इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। जरा ध्यान रखना, अपचयित का मतलब क्या होता है? अपचयित का मतलब होता है, अपचयित को ध्यान दीजिएगा, अपचयित का मतलब होता है क्या? अपचयित, अपचयित का मतलब होता है, यहाँ पर दो बातें कन्फ्यूजन वाली बातें हो रही है। अगर लिख रहे हो, मैं लिख दे रहा हूँ ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को हम लोग क्या लिखेंगे? ऑक्सीकरण को हम लोग लिखेंगे उपचयित। क्या लिखेंगे लला? एक मिनट रुक जाओ। ऑक्सीकरण को बोलेंगे हम लोग उपचयित, और इसको बोलेंगे ये। तो मतलब दोनों प्रकार से ये सी वाला ऑप्शन, मतलब ए भी गलत हो गया और सी भी गलत हो गया। सही उत्तर कौन सा हो गया? इसका ये हो गया। ध्यान दीजिएगा, मतलब दो स्टेटमेंट क्या है इसके, गलत हैं। कौन कौन से? इसके स्टेटमेंट पहला गलत है और कौन सा? तीसरा गलत है। तो सही उत्तर कौन हो गया? दूसरा हो गया। चलो आओ अगले क्वेश्चन पर आओ। अगला क्वेश्चन में सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जानते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब सूत्र देखेंगे, उसमें कह रहा है कि हाइड्रोजन कितने निकल रहे हैं। तो भाई जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इसमें जो हाइड्रोजन की संख्या निकलने वाली संख्या है वो कितनी है? 2 है। तो हाइड्रोजन परमाणु की निकलने की बात कितना हो रही? 2 हो रही। तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितना है? H प्लस कितने होंगे? 2 प्लस होंगे, 2 H प्लस होंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिट्रिक फल नींबू संतरा आदि में उपस्थित होता है जिसके कारण स्वाद में खट्टे होते हैं। अब कह रहा है कि सिट्रिक फल जो होते हैं जो खट्टे लगते हैं, इसमें से कौन सा अम्ल होता है? यार नाम से पता है सिट्रिक फल, सिट्रिक फल सिट्रिक अम्ल। तो सिट्रिक अम्ल कौन से हो गए? इसमें सिट्रिक अम्ल यही लिखो। बात क्लियर हो चुका? मतलब 10वें का कौन सा ऑप्शन सही है? 10वें का जो सही उत्तर है वह सिट्रिक अम्ल है। चलो, एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत का बनना। देखिए एल्युमिनियम की सतह पर क्या बोलते हैं? एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना कहलाता है। देखो ये जो ऑक्सीजन की परत बनती है किस पर? एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन की परत बन जाती है। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को एनोडिंग, एनोडिंग कहते हैं। बात समझिएगा, इस बात को याद रखिए। क्या बोलते हैं इसको? एनोडिंग। एनोडिंग का मतलब ये पहला आंसर सही है। चलो आइए दूसरे क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धात्विक है? तो धात्विक इसमें से आप लोग कई बार रिपीट हुआ है। धात्विक कौन सा? इसमें लिथियम वाला सही है। चलो अगले क्वेश्चन पर आइए। जस्ता धातु हाइड्रोलिक अम्ल की क्रिया करके कौन सा गैस निष्कासित करता है? जस्ता धातु अम्ल हाइड्रोलिक अम्ल से क्रिया करके कौन सा गैस मुक्त करता है? जस्ता माने जिंक, और जिंक जो होगा हाइड्रोजन गैस से जब सॉरी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कौन सा? हाइड्रोजन गैस। चलो भाई क्वेश्चन करेंगे 14 वाला। 14 क्वेश्चन के बारे में ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विषम पोषी नहीं है? वह कौन सा है जो विषम पोषी नहीं है? तो बोलेंगे मनी प्लांट।
मनी प्लांट क्या है, वह विषमपोषी नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। सही कथन को चुनिए। भाई सही कथन कौन है, विषमपोषी अपने खाने का संश्लेषण नहीं करते। अरे भाई विषमपोषी अपने खाने का संश्लेषण नहीं करते हैं, यार पहले ही आंसर सही मिल गया। सही बात है, विषमपोषी जो अपने खाने का कहाँ संश्लेषण करते हैं, उससे तो मतलब जो शुरुआत होते हैं उससे, जो विषमपोषी जो दूसरे पर आश्रित होते हैं वो खुद नहीं बनाते हैं। सही कर रहा है, अपने भोजन का संश्लेषण माने बनाना नहीं करते हैं लोग। तो ठीक है, यही सही है आंसर। पहला ही आंसर क्या हो गया, सही कथन कह रहा था, पहला ही मिल गया। विषमपोषी प्रकाश संश्लेषण सूर्य का प्रकाश का प्रयोग करते हैं, गलत बात है। सूर्य का प्रकाश किसी प्रकार का प्रयोग नहीं करते हैं। सूर्य का प्रकाश का प्रयोग नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान रखिए, इस बात का प्रयोग करिए। चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। अगला मतलब तीसरा ऑप्शन एक बार रीड कर लीजिए। विषमपोषी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं यार, कार्बन डाइऑक्साइड जल कार्बन में बदलने का योग नहीं, ऐसा कुछ नहीं। विषमपोषी कार्बन डाइऑक्साइड जल और कार्बोहाइड्रेट बदलने का योग होता है। देखिए सारे ऑप्शन गलत हैं, सिर्फ पहला ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आइए। परागकण का जनन केंद्रक नर युग्मक बनाता है। जो परागकण होता है जनन नर युग्मक बनाता है, वह कौन सा होगा। तो देखिएगा इसके आंसर को लगाइएगा, इसमें से कौन सही उत्तर है। तो ध्यान दीजिए इसमें कौन सही उत्तर है, इसमें दूसरा है, इसमें आपका पहला सही मिला। पुष्पीय पादपों में निषेचन होता है। तो भाई पुष्पीय पादपों में निषेचन होता है, इसमें कौन सही उत्तर है। तो इसमें सही है, लगाइएगा इसमें। सभी लोग अपने अपने आंसर को टिक कीजिए। इसमें कौन सा सही उत्तर है, बीजांड है कि पराग नलिका है, अंडाशय है, भ्रूणकोश है, कौन सही है। तो आप इन सभी को लगाइएगा, इसमें देखिए कौन सा सही उत्तर आ रहा है। तो देखिए इसमें बीजांड, पराग नलिका, अंडाशय, भ्रूणकोश, तो सही उत्तर किस में से, भ्रूणकोश है। भ्रूणकोश इसका क्या है, राइट आंसर है। क्लियर है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित निम्न कालों का मिलान कीजिए। अगर निम्न कालमों का मिलान करेंगे, देखिए टेस्ट संकरण, एक संकरण, एक संकर संकरण, बैंक संकरण, संकरण। देखिए भाई अब इनको बहुत ही अच्छे से, ये हमारे मेंडल साहब जो क्या होता है जीव जनन कैसे करते हैं उस पर आधारित प्रश्न है, उस पर आधारित प्रश्न है। उसमें कह रहा है कि जो जो हम लोग ये करेंगे क्या भैया, मतलब ये वाला जो ऑप्शन होगा, ये वाला पहला वाला जो है, पहले वाले बात करेंगे तो ये जाएगा किसमें, टेस्ट संकरण जो था वह इस पर आएगा कि ओ एक मिनट रुको, टेस्ट संकरण किस पे आएगा, ये आएगा इस पर आएगा, मतलब तीसरे पे नहीं मिला, एक मिनट रुको, ये दूसरे पे आएगा। टेस्ट संकरण किस पर आएगा, ये इस पर आएगा, फिर गलत हो रहा है। टेस्ट संकरण किस पे, दो पे आएगा, ध्यान देना। और जो बी वाला ऑप्शन होगा, देखिए एक संकरण संकरण, एक संकरण संकरण में एक 3:1 का अनुपात बनता है मेंडल साहब के। ठीक है, इस पर चला गया। तो ऐसे दो से अगर चेक करो तो यार देखो, दो से दो वाला, दो से ए वाला दो, दो वाला चार, तो इसमें से ना तो ए ऑप्शन होगा और ना तो ये ऑप्शन होगा। चलो भाई अब आगे देखिएगा, बैंक संग्रहण जो होता है, बैंक संग्रहण, ये तो तीसरा तीसरा एक साथ बन रहा है। बैंक संग्रहण जो होता है टी अशुद्ध लंबा, ये होगा बैंक संग्रहण का, इसके साथ होगा। और उसके बाद दी संकरण जो होगा वह बचा हुआ कौन सा है, पहले के साथ होगा, इसके साथ। ठीक है, इसलिए कौन सा उत्तर सही हो गया, इसका सही उत्तर पहला हो गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन लाई, जान लो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी कंसेप्ट को क्लियर करेगा। चलो आगे देखिएगा, आगे बता रहा है, देखिए गुलाबी रंग के दो पुष्प के बीच संकरण कराए जाने पर पहला लाल लाल रंग की, दूसरा गुलाबी रंग का और एक सफ़ेद रंग के संतान उत्पन्न होते हैं। इस संकरण का स्वरूप क्या होगा। अगर इस संकरण का स्वरूप कौन सा होगा, तो इसका स्वरूप कौन सा है भाई, देखिएगा इसे बोलेंगे अपूर्ण प्रभाविता के कारण। भाई कहाँ अपूर्ण हो रहा है, इससे बोलेंगे अपूर्ण प्रभाविता के कारण। कौन सा भैया, अपूर्ण प्रभाविता के कारण है, ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। एक आहार एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषित स्तर की हमेशा कौन सा होता है।
भाई मांसाहारी प्राणी देखिए, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर हमेशा होता है। तो तीसरा स्तर जो पोषी होता है, मतलब आप ये कहेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पर पहला वाला जो पहला अक्षर तीसरे का पहला, मतलब पहला क्या होगा, सूर्य से प्राप्त करेगा, दूसरा शाकाहारी होगा। जो तीसरा होगा, तीसरा जो स्तर आएगा, रुक जाइए एक मिनट, जो तीसरा स्तर आएगा वो क्या आएगा, देखो पहला स्तर हमने सूर्य से प्राप्त करे, पहला हो गया, दूसरा शाकाहारी, दूसरा हो गया स्टेट। अब तीसरे वाली बात करेंगे, तीसरे में होता है सर्वाहारी, अब उसको तीसरे स्टेट को बोलिए मांसाहारी बोलिए, ठीक है, तीसरे वाले मांसाहारी प्राणी। तो ये होता है तीसरा, इसका सही उत्तर कौन हो गया, पहला वाला हो गया, ये वाला, ये इसका सही उत्तर है। चलो अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन अभी ये आपका आ गया, ये बोलिविया का जनसंघर्ष किस नाम से जाना जाता है? बोलिविया का संघर्ष किस नाम से जाना जाता है? बोलिविया का जनसंघर्ष जो है किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर आप देखेंगे कौन सा होगा। तो भाई इसका सही उत्तर क्या है, देखो युद्ध तो है लेकिन कौन सा युद्ध है, संघर्ष नहीं, युद्ध है लेकिन कौन सा, जल युद्ध है। तो सही उत्तर कौन सा हो गया इसका, चौथा वाला, तीसरा वाला। चलो भाई इधर देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कोबिलिया के सोशलिस्ट पार्टी कब सत्ता में आई? ये बात है, कोलिविया में सोशलिस्ट पार्टी जो है कब सत्ता में आई? तो देखिएगा अभी भी इसके आंसर नहीं बदल रहे हैं, उसमें भी आया था दो कितना ग, और इसमें भी आया कौन सा, ग। ये आंसर आपका सही होगा कौन सा, इसमें भी ग और इसमें भी ग। ध्यान दीजिए, अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, अगला क्वेश्चन है कि जब कभी हम लोग बिना संगठन बनाए एकजुट होकर अपनी मांगों के लिए संघर्ष करते हैं तो उसे कहा जाता है, जब हम लोग अपने बिना संगठन के बनाए हुए कोई अपनी मांगों के लिए संघर्ष करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं आंदोलन कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे, उसे आंदोलन कहा जाता है। इसे क्या बहुत अच्छा परिभाषा ही दे दिया है, आंदोलन का डिफिनीशन ही दे दिया है। चलो अगले क्वेश्चन पर आइए। ऐसे समूह जो सर्वसामान्य हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं कहे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? चौथे क्वेश्चन के बारे में सोचिए, तो उसे बोलेंगे हित समूह। उसे क्या बोलते हैं, हित समूह कहते हैं, उसे हित समूह कहते हैं। अगला क्वेश्चन उसे कह रहा है, नेपाल में हुई जनसंघर्ष को क्या कहा गया था? नेपाल में हुए जनसंघर्ष को क्या कहा गया था? तो उसका आंसर दीजिएगा, लोकतंत्र, लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन, उसे बोला गया लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजा ज्ञानेंद्र के विरुद्ध अप्रैल 2006 में आंदोलन प्रारंभ होने का मुख्य कारण क्या था? देखिएगा ध्यान से, इसमें से अगर आप इसके आंसर देखेंगे कौन सा क्वेश्चन, अब इसमें देखिएगा कह रहा है कि राजा ज्ञानेंद्र के विरुद्ध जो जन आंदोलन देखने को मिला था वह क्या था? वह था 2005 की निर्वाचित सरकार को भंग करना। 2005 की निर्वाचित सरकार को क्या करना? भंग करना। अगले क्वेश्चन देखिए, बामसेफ किस तरह से भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाता है? बामसेफ किस तरह से भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाता है? तो बामसेफ जो है वह किसके खिलाफ चलेगा? बामसेफ जो है वह किसके खिलाफ? जातिगत भेदभाव के खिलाफ। इसका सही उत्तर कौन सा हो गया? जातिगत भेदभाव। देखो भेदभाव तो कर, लेकिन जातिगत भेदभाव जो है उसके खिलाफ। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, बोलीविया के जनसंघर्ष के क्या कारण रहा है? बोलीविया के जल संघर्ष इसके कारण क्या है? इसका कारण है कौन सा भैया? कंचनजंगा। नहीं रुक जाइए, बोलीविया के लोकतंत्र सरकार का गठन न होना, सरकार का तानाशाही रवैया करना, सरकार का तानाशाही रवैया करना। बाम शेफ मतलब है, इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका है घ वाला, कोच बम्बा। बहुत बड़ा आंसर है ये। अच्छा ये वाला घ वाला ही उसका सही उत्तर है। और क्या दिया है कि कोच बम्बा शहर में जलापूर्ति के अधिकार की राष्ट्रीय कंपनियों को बेचना और कंपनी के द्वारा पानी की कीमत को 4 गुना वृद्धि करना। अगले देखिएगा, अगला क्वेश्चन, बोलिविया का जनसंघर्ष विरुद्ध हुआ था, किसके विरुद्ध हुआ था? तो इसका जो जनसंघर्ष है किसके विरुद्ध हुआ? तो
इसके ये किसके कोचबंबा नगर निगम के विरुद्ध हुआ था। कोचबंबा नगर निगम के विरुद्ध हुआ था। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखेंगे क्या होगा। नेपाल नेपाल संसद में सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने जो गठबंधन किया था उसका क्या नाम है। उसका क्या नाम है। सेवन पार्टी अलायंस। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सेवन पार्टी अलायंस। सेवन पार्टी अलायंस इसका नाम क्या है, सेवन पार्टी अलायंस। आगे देखिए, बाम सिर्फ क्या है। बाम सिर्फ क्या है। बाम सिर्फ जो है ये सरकारी कर्मचारियों का क्या है, एक संगठन है। चलो अब हम लोग अगले टॉपिक को आएंगे। अब आ गया कौन सा टॉपिक, मैथ आ गया। मैथ में हम लोग इसके आंसर को लगाएंगे। भाई साइन ए बराबर इतना दिया तो का से का मान निकालना है। तो का से का मान देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया है। यहाँ पर लाइन होगा, यहाँ पर लाइन होगा, यहाँ पर लाइन होगा। तो इस लाइन को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे जो करेंगे देखिएगा, 1 मिनट। तो ये कितना 20 का सही उत्तर होगा, कौन सा बी वाला। ये बात क्लियर है कि आप पाइथागोरस का प्रमेय लगा दीजिएगा। यहाँ पर आप पाइथागोरस का प्रमेय लगाइए। और यहाँ सिंपल देखो, क्वेश्चन 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है मतलब। आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, इसके आंसर कौन से होंगे इस बात को ध्यान रखिए। जैसे हम इसको ट्रिक के माध्यम से अगर देखना चाहें तो देखिए, इसमें सबसे पहली बात ये होगा कि हमारे पास कास का मान पूछा है। और tan बराबर होता क्या है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, और कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण। मतलब a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर होना चाहिए, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। एक मेरी बात सुनो, ये देखो tan बराबर होता क्या है, ऊपर लंब होगा और नीचे क्या होगा, आधार होगा। भाई tan बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। और कास बराबर क्या होता है, कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो अब आधार तो ऊपर होगा, आधार यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो आधार ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऊपर होना चाहिए, किस में, कास के लिए। तो कास के लिए ऊपर ये क्या ऑप्शन है, सही हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे देखिए। अगला क्वेश्चन है, साइन ए बराबर इतना है तो tan ए का मान बता दीजिए। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। और tan बराबर होता है लंब बटे, मतलब 4 ऊपर होना चाहिए। इसमें भी एकदम ऑप्शन ही देख कर मार दो, चौथा ये सही। तीसरा, आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन पर अगर हम लोग आते हैं, कौन सा होगा, tan a बराबर 4/3, तो cos a का मान बताओ। tan a बराबर ये कितना, ये तो cos a का मान बताओ। cos a बराबर वही कि 3 ऊपर से 3 2 बार हो गया। अब इसको देखिए 3/5 आ जाएगा, इसका सही उत्तर आप लोग लगाइएगा, 20 का सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan a बराबर इतना दिया, sec a का मान बता दीजिए। इसको भी करिएगा, ये आंसर आ गया है। साइन 60 अंश का मान होता है कितना, साइन 60 अंश का मान होता है ये √3/2। इसका स्क्वायर करेंगे भाई, साइन 60 अंश का जो मान होगा वो कितना होगा, √3/2 का स्क्वायर करिएगा। स्क्वायर कर देंगे जब इसका मान आ जाएगा कितना, 3/4 आ जाएगा। और माइनस करेंगे साइन 1/2, 1/2 का मान 1 बटे कितना होता है 2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4। यहाँ से घटा दीजिएगा, घटाएंगे लघुत्तम लेंगे 4, तो यहाँ लिखेंगे 3 माइनस 1 बराबर कितना, 2/4। और 2/4 को काट दीजिएगा, आएगा 1 बटे कितना, 2। तो सही उत्तर कितना हो गया, 1/2। 1/2 आंसर हो गया। तो 1 बटे क्या है, 2 सही उत्तर है। तो चल रहा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें आप लोग को समझ में आई होगी। आज के लिए टेस्ट इतना ही था, और इसका देखिए सोल्यूशन है, और सभी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। और इसके PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं फिर। अभी क्लास होगी उसके बाद उससे मिलते हैं, ठीक है लला। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।